Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, मैं हमेशा से ये बोलता रहता हूं कॉस्टिंग आसान है, कॉस्टिंग आसान है। आखिर ऐसा क्यों बोलता हूं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। अभी सीएमए फाइनल का जो दिसंबर 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाइनल के स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के ओल्ड सिलेबस का पेपर 15 एचसीएम के पेपर के सजेस्टेड के ऊपर। अगेन मैं बता रहा हूं कि वंस अगेन, जैसा कि पास्ट के हर एग्जाम में होता है, इस बार भी ये पूरा पेपर एज इट इज मोर देन 90% पेपर हमारी बुक से आया एज इट इज, जो कि मैं आप लोगों को अभी उसके रेफरेंस के लिए आपको पूरी डिटेल शेयर करूंगा। अलॉन्ग विद दैट हम लोग यहां पर सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अगर ये एग्जाम दिया है सीएमए फाइनल ओल्ड सिलेबस पेपर 15 का, तो आप लोग मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज में से आपके कितने मार्क्स कंफर्म आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही अभी मैं सजेस्टेड बताने वाला हूं, तो सजेस्टेड होते ही आपके पूरे 20 मार्क्स में से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और उनमें से कितने मार्क्स आपके हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो अकॉर्डिंगली हम लोग अभी यहां पर आपके साथ सारे डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यूज को एंड आगे के फर्दर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और आप मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपके एमसीक्यूज में कितने मार्क्स हो रहे हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एमसीक्यूज। मैंने यहां पर आप लोगों के सारे एमसीक्यूज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन सा आंसर आ रहा है और वो आंसर क्यों आ रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिया हुआ है द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ डिवाइन इज 30%। ऑल्दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइल द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। आपको मैं हमेशा से कहता हूं, अगर टोटल सेल 100% है, उसमें से अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 है, तो ब्रेक इवन कितना होगा? 60। और मैं हमेशा से एक चीज और कहता हूं, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बीईपी का रेशो होता है, वही रेशो प्रॉफिट का और फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन ने फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 180 और क्वेश्चन जानना चाहता है प्रॉफिट बताओ आपका प्रॉफिट कितना है। तो इसका मतलब 1,80,000 जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो कितने के बराबर है? 60 के। तो प्रॉफिट कितने के बराबर है? 40 के। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40, तो अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा 1,20,000। दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने आपको कहा है फैक्ट्री ऑफ रोजो लिमिटेड हैज ए की रिसोर्सेज बोटलनेक फैसिलिटी दे रखी है विच इज अवेलेबल फॉर 48,000 मिनट्स पर वीक। आपको 48,000 मिनट्स दे रखे। टाइम टेकन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इन फैसिलिटी एम इज 6 मिनट। एक प्रोडक्ट ए है जो कि 6 मिनट लेता है। ठीक है, लास्ट वीक का एक्चुअल आउटपुट 5,000 यूनिट का था। ठीक है, एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट जो आपको एक्सक्लूडिंग मटेरियल दे रखा है वो है 1,20,000। क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट इज द थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक। एक वीक की थ्रूपुट कॉस्ट कितनी आई? अब मुझे एक चीज बताओ, आपको 1,20,000 रुपए का खर्चा लग रहा है पूरे वीक का, और ये लग रहा है आपको 48,000 मिनट्स के लिए। तो इसका मतलब क्या मैं पर मिनट निकाल सकता हूं? आंसर है यस। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 48, तो पर मिनट आपका आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 48,000, तो आ जाएगा 2.5 पर मिनट। और यहां पर कितनी मिनट लग रही है सर? 6 मिनट लग रही है एक यूनिट को बनाने में। तो 5,000 यूनिट को बनाने में सर 6 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो टोटल 30,000 मिनट लगेंगी। 30,000 को 2.5 की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75,000। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, देन आप लोगों का नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन बोलता है सिंध लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग has the following information pertaining to a normal production of 15,000 units of a product for the month April। अप्रैल में 15,000 यूनिट बनाई है। ठीक है साहब। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट आर बेस्ड ऑन ए नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 1 स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट। आपको एक स्टैंडर्ड लेबर आर के हिसाब से रेट दे रखी है, और क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है वो डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से, मतलब कि 15 रुपए पर आर, 8 रुपए पर आर फिक्स्ड का। ठीक है, आगे चलिए। यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस हुई है 14,000 यूनिट। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो है 290, लेकिन इस 290 में से इंक्लूड है 87,000। तो 2,90,000 में अगर 87,000 इंक्लूड है तो दैट मींस 2,03,000 किसका है सर? वो हो गया आपके लिए वेरिएबल ओवरहेड का, क्योंकि टोटल ओवरहेड 290, उसमें से 87 फिक्स्ड है तो बाकी का वेरिएबल है।
एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर जो दे रखे हैं वो है 14,000। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है व्हाट विल बी द वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब आपको पता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो क्या फॉर्मूला होगा सर? एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आर माइनस एक्चुअल ओवरहेड रेट पर आर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप एक्चुअल आर से। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर मेरी एक्चुअल ओवरहेड रेट निकालूं तो कितनी आएगी सर? बड़ा सिंपल है, 2,03,000 मेरा वेरिएबल ओवरहेड है, क्योंकि ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर पूछा है, तो मेरे को वेरिएबल ओवरहेड की रेट निकालनी है। 2,03,000 का मेरा एक्चुअल ओवरहेड लगा है जब मैंने 14,000 आवर्स काम किया है, तो इसका मतलब मेरे को 14.5 की हो गई मेरी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, और स्टैंडर्ड रेट मेरे को ऑलरेडी दे रखी है जो कि है 15, तो आपके लिए हो जाएगा 15 माइनस 14.5 और एक्चुअल आवर्स है 14,000, तो 15 माइनस 14.5 मल्टीप्लाई बाय 14,000 आवर्स, तो आ जाएगा 7,000 फेवरेबल, इसलिए आपका आंसर होगा इसका डी। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एमसीक्यू में किसी भी तरह का कोई डाउट हो ना, आप इमीडिएटली मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे चलिए देन हम चलते हैं। MOB लिमिटेड हैज डेवलप्ड ए न्यू प्रोडक्ट एंड जस्ट कंप्लीटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्स्ट 4 यूनिट्स बना चुका है। अगर पहली यूनिट को इफ फर्स्ट यूनिट टुक 4 आवर्स टू मैन्युफैक्चर एंड द फर्स्ट 4 यूनिट टुगेदर टुक 11.56 आवर्स टू प्रोड्यूस, तो लर्निंग कर्व की रेट बताइए। क्वेश्चन कहता है कि आपको पहली यूनिट को बनाने में तो लगा साहब 4 घंटे, और फर्स्ट 4 यूनिट को, दैट मींस 1 से 4 यूनिट को टोटल, मतलब कि इन शॉर्ट टोटल 4 यूनिट को बनाने में आपको लगा समय 11.56। मुझे एक चीज बताओ, लर्निंग कर्व क्या कहता है सर? लर्निंग कर्व बड़ा सिंपल कहता है कि आपकी पहली यूनिट को बनाने में जो समय लगा, जो कि था आपका कितना सर? वो था हमारे लिए 4। आप इस 4 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी रेट से, लर्निंग रेट से, तो आ जाएगा 2 यूनिट का एवरेज। फिर आप इसको वापस से रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 यूनिट का एवरेज, और आपके लिए 11.56 4 यूनिट का है, तो 11.56 को अगर मैं 4 से डिवाइड लगा दूं तो मेरे पास 2.89 आ जाएगा एवरेज। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ सर? 4 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। इसका मतलब फॉर्मूला यह हो गया सर कि 4 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.89। अब आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2.89 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 0.725। ये है आर स्क्वायर के बराबर। अब आपको पता है आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0.725। आप अगर यहां का रूट हटाएंगे तो उसके लिए आपको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करना होगा? आर इज इक्वल टू यहां पर लग जाएगा रूट 0.725, तो 725 का आप जैसे ही रूट निकालेंगे तो आएगा 0.85, इसलिए इसका मतलब आ गया आपका 85%। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। उम्मीद करता हूं यहां तक में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि 85% कैसे आया। आगे चलिए, क्वेश्चन कहता है कि आपको यहां पर एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है 10 डेज, दैट मींस टीई है 10। इफ ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम आर 8 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली, तो मोस्ट लाइकली टाइम बताइए। आपको पता है टीई का फॉर्मूला क्या होता है सर? टीई का फॉर्मूला होता है 4TM, मतलब कि मोस्ट लाइकली टाइम, प्लस TO प्लस TP डिवाइडेड बाय 6। ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर जो जो चीजें मेरे पास हैं वो मैं रख लूंगा, तो टीई मेरे पास दे रखा है 10 इज इक्वल टू 4TM मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं सर, नहीं पता तो प्लस TO है आपके पास 8 और पेसिमिस्टिक टाइम है 12, तो 8 प्लस 12 ये हो गए 20 डिवाइडेड बाय 6। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जो डिवाइड में 6 है वो उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 60, और जो प्लस का 20 है वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20। ये इक्वल टू है 4TM के। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 4TM के बराबर 40 है तो 1TM के बराबर कितना होगा? 10 डेज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं ये वाले क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं आया होगा, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक बेसिक, बहुत ही बेसिक सा थियरी क्वेश्चन था, जिसमें इसमें कहा गया कि आपकी सेल्स जो राइज होती है इंक्रीजिंग रेट से, आपकी क्या होती है? इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है वो होती है ग्रोथ। मैच्योरिटी पे जाकर तो आपका इक्वल हो जाएगा।
देन उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, तो क्वेश्चन बोलता है सेलिंग प्राइस इन पर यूनिट जो है, इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल कॉज, तो उससे क्या होगा, अगर आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा, पहला ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, क्या ब्रेक इवन का नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीज होगा, चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मुझे एक चीज सोच के देखो, अगर आपकी सेलिंग प्राइस है 10 और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी से 4, तो आपके लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 6 रुपए। अब क्वेश्चन कहता है सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब 11, सपोज से फॉर एग्जांपल हमने 1 रुपया से बढ़ा दिया तो 11 हो गई। सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज होती नहीं है, वो तो एज इट इज रहेगा 4, तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज होगा। अब आप सोच के देखो, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 60,000 है, उसमें आप 6 का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास आएगा 10,000। अगर आप 7 का डिवाइड लगाओगे तो क्या होगा सर, 60,000 डिवाइड बाय 7, तो आपके लिए हो जाएगा 8,500। इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने से आपका बीईपी रिड्यूस होता है, तो पहला पॉइंट डिक्रीज लिखा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म सही है कि ए तो है ही है। देन दूसरा एन इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, तो उससे आपका पीवी रेशियो इंक्रीज होता है, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर अगर 60% का है तो यहां पर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 11, तो यह आ जाएगा 63%, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट मींस पीवी रेशियो भी इंक्रीज होता है। तो ए भी है, बी भी है, और सी बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इंक्रीज होती है, और डी बोलता है ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पता है 4 में से एक ही आंसर होना है। अब आपको क्लियर है, ए भी है, बी भी है, तो आपको सी चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आंसर सी भी यही होगा कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सिंपल सा सिनेरियो है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके लिए यहां पर जैसे ही आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव होगी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर होगा। देन फिर उसके बाद में आता है द फॉलोइंग टास्क आर एसोसिएटेड विद एबीसी कॉस्टिंग, जो आपका सिस्टम है उसमें कि कॉस्ट को अलोकेट करना है प्रोडक्ट को, ये तो सबसे एंड का काम होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कैलकुलेशन ऑफ पूल रेट। क्वेश्चन ने कहा प्रॉपर ऑर्डर बताओ आप कि कैसे होगा ये सॉल्व। तो आपके लिए प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा, सोच के देखो। सबसे पहले मैं तो क्या कहता हूं, आपको देखो, अगर कॉन्सेप्चुअली मेरे से आपने क्लास लिया तो मैंने हर एक चीज समझाई है। अगर आपने मेरे से क्लास नहीं भी लिया और अगर आपको ये क्वेश्चन में आ गया तो सोच के देखो, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अरे भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर तो तब पहुंचोगे ना जब आपके पास ड्राइवर रेट्स आ चुकी होंगी, तो इसका मतलब ये तो सबसे एंड का काम है। अब यहां से मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट नंबर 1 है वो सबसे एंड में है, और ये यहां पर इन चारों में से एक में ही है, तो इसका आंसर ए ही होगा। बट कॉन्सेप्चुअली बात करें तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, डेफिनेटली सर आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए पहले कॉस्ट ड्राइवर तो आइडेंटिफाई करो कि आखिरकार कौन सा कॉस्ट ड्राइवर एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद में उस कॉस्ट ड्राइवर के बाद में आपको कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद में आपकी उस पूल रेट मतलब कि ड्राइवर रेट आइडेंटिफाई करनी है, और फिर उस हिसाब से आपका कॉस्ट अलोकेट हो जाएगा प्रोडक्ट को। ठीक है, तो 8th हो गया। देन 9th है, क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन फ्यूअर देन m+n-1 शिपमेंट एग्जिस्ट करता है एक फिजिबल सॉल्यूशन में, तो m+n-1 आपको याद होगा, हम लोग जब फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं मतलब ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं आइला हमारे नंबर ऑफ इक्वेशन m+n-1 होने चाहिए। m इज ए नंबर ऑफ रो एंड n इज ए नंबर ऑफ कॉलम, तो आपके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो सर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 के इक्वल अलोकेशन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं सर, हम एक आर्टिफिशियल एक असाइनमेंट करते हैं जो कि हमारी होती है ई, तो वही है एन ऑक्यूपाइड सेल मस्ट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, तो हम एक आर्टिफिशियल अलोकेशन कर देंगे, तो बी विल बी द आंसर। यस, एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच हो गया जिसके कारण से रुकना पड़ा मुझे। अब लास्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 10। 10th क्वेश्चन जो है ना, बेसिकली एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने इंटर में ढंग से पढ़ा होगा ना तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैक्सन लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 8,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है 4,000, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखी है 80, फिक्स कॉस्ट है 20,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, और 30,000 है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की। देयर वाज नो बिगनिंग इन्वेंट्री, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। प्रोडक्शन वाज 25 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ हमने 25 यूनिट बनाई है। सेल्स वाज 20 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ, और ड्यूरिंग द मंथ हमने 20 यूनिट बेची है। 25 यूनिट बनाई, 20 यूनिट बेची, इसका मतलब 5 यूनिट क्लोजिंग रह गई। व्हाट विल बी द इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आपसे इनकम पूछा है। अब ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पर सेल्स कितनी करी 20 यूनिट्स, किस रेट में 8,000 में,
तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8000 तो आपके लिए हो गया 1,60,000। इसमें से आप लेस करेंगे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास एक वेरिएबल है, एक फिक्स्ड है। वेरिएबल की बात करूं तो वो है आपको 4,000 रुपए के हिसाब से। आपको पता है ये होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इसका मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट पूरे के पूरे प्रोडक्शन पे लगेगा। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए यहां पर क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी सर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी आपकी 25 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 25 तो आ जाएगा 1 लाख का। आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो वो है आपके लिए कितने का सर? 20,000 का। तो टोटल हो गए आपके 1,20,000। अब ध्यान से देखिए, ये 1,20,000 का जो खर्चा है ये कितनी यूनिट्स के लिए है सर? 1,20,000 का जो खर्चा है ये है आपके 25 यूनिट के लिए। मुझे एक चीज बताओ, 1,20,000 तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का है, आपके इसमें से कुछ स्टॉक रह जाएगा, तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो प्रोडक्शन की है उसमें से हमारा स्टॉक हम माइनस कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है। आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, जो कि होगा कितना सर? आपके लिए देखिए 1,20,000 रुपए की टोटल कॉस्ट आ रही है फॉर 25 यूनिट्स। तो 25 यूनिट के लिए 1,20,000, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 24,000 का। तो अकॉर्डिंगली क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी क्या? तो 1,20,000 में से 24 लेस करोगे तो आ गया 96,000। ये आ गया आपका 96,000 आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 1,60,000 में से 96,000 तो ये आपके लेस हो गए, तो ये बच गया आपका 64,000। ये तो हुई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आपको इसमें से आपकी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं वो भी लेस करने हैं। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो वेरिएबल तो है @80, तो आपको पता है सेलिंग का खर्चा सेल्स यूनिट पर लगेगा, तो 20 यूनिट्स पर कितना हो गया? 80 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 1,600 रुपीज। ये तो हो गए आपके वेरिएबल के, प्लस आपका फिक्स्ड खर्चा भी हुआ है सेलिंग पर, तो वो हुआ है 30,000। तो ये हो गया आपका टोटल मिलाकर के। अगर हम अदर ओवरहेड्स की बात करें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये हो गया आपका 31,600 रुपए। अगर आप 64,000 में से इस 31,600 को लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32,400। दैट्स ऑल। इसी के साथ आपके पूरे जो 10 एमसीक्यूज हैं वो होते हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के काफी हद तक एमसीक्यूज सही से हुए होंगे। आपके कितने एमसीक्यूज सही हुए मुझे बताना मत भूलिएगा, ठीक है? अब आइए आपके डेस्क्रिप्टिव पार्ट पर, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां साइड में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ब्लू पेन। ये हमारे एससीएम ओल्ड कोर्स की जो स्टूडेंट, जो हमारे यहां पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जो हमारे यहां पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, उनके पेज नंबर दिए हुए हैं अपनी बुक के। आपको अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर पेज नंबर पर जाकर के अपनी ओल्ड बुक के जिसके सॉल्यूशन हमने क्लास में कराए हैं उनसे आपको कंपेयर कर लेना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर सर ये पेज अलग है, तो मैं आपको बता दूं वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी हमसे सितंबर 2023 वाला जो एडिशन है, मतलब कि अभी जो हमारी लेटेस्ट बुक है, सितंबर 2023 के अंदर जो हमने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, जिसमें विद सॉल्यूशन वो क्वेश्चन बैंक है, उसके पेज नंबर मैंने आपको यहां असाइन किए, क्योंकि पहले जो हमारी क्लास में स्टूडेंट होते हैं उनको हमारा अनसॉल्व्ड बुक दी जाती है, सॉल्यूशन क्लास में कराए जाते हैं। और ये जो रेड पेन से पेज नंबर दिए हुए हैं ये हमारे क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर हैं, जो कि आप उन सभी स्टूडेंट को दिया गया जो हमारे यहां रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है और उन्होंने केवल हमारी बुक्स परचेज की है। तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर को उस पर्टिकुलर पेज नंबर पर जाके देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था लाइफ साइकिल का, एज इट इज सेम क्वेश्चन हमारी बुक में इस पेज नंबर पे दिया हुआ है ओल्ड बुक में, और वो हमारा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है? तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हैं। देन आपके पास आता है एक क्वेश्चन जो कि बेहद आसान क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन हमारी बुक से एज इट इज है, लेकिन एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है रिलेवेंट कॉस्टिंग का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि आप लोग इसके कॉन्सेप्ट अगर आपने ढंग से पढ़े हुए होंगे तो डेफिनेटली आपको ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेवेंट कॉस्टिंग के इस क्वेश्चन में। देन ये आता है क्वेश्चन नंबर 3, फिगर टू फिगर। ये वाले क्वेश्चन के तो फिगर्स तक भी चेंज नहीं किए इंस्टीट्यूट ने। ये वाला क्वेश्चन आपको फिगर टू फिगर हमारी ओल्ड सिलेबस की बुक में तो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 पेज 11.4 पे, और जो न्यू हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें मिल जाएगा 10.12 पर क्वेश्चन नंबर 6। ये आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आज तो प्रिंट हुई नहीं है बुक तो पहले से प्रिंटेड है, तो आप लोग जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं, आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद में
उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। ये आता है आप लोगों का मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड। ये एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। मेरे पास सबसे बड़ी चीज पता क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरे को स्टूडेंट ने बोल दिया सर मतलब कि सीएमए फाइनल लेवल पर इंस्टीट्यूट मटेरियल वेरिएंसेस पूछ रहा है। तो बच्चों के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास देखने जैसा कुछ नहीं था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर था आपका फीफो को लेकर के, इश्यू ऑफ मटेरियल से, तो उसमें आपके लिए कॉस्ट निकालना बड़ा आसान था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पर आपका स्टॉक वगैरह, अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक जो है उसको स्टैंडर्ड प्राइस पर वैल्यू किया हुआ है तो उससे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जा सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो चीज हो जाएगी। परचेजेस वगैरह आप निकालेंगे तो उससे टोटल कॉस्ट निकालना आसान है। यहां पर आपका ओपनिंग स्टॉक है, यहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो अकॉर्डिंगली वैल्यू हो जाएगा ये पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है, और ये भी अगेन हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अगेन देख सकते हैं आप लोग। देन इसके बाद में एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, अपेंड द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इंटरफर्म कंपैरिजन एनी 6। ये हमारी थ्योरी की जो बुक आपको दी हुई थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम एज इट इज क्वेश्चन। और आपका न्यू सिलेबस के अंदर जो हमने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है उसके अंदर न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए, तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, पेज नंबर 20.3 पर। देन इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5A, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। मैंने लिखा है NA, दैट मींस यस। ये वाला क्वेश्चन हमारी बुक से नहीं था, तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल। हमारी बुक में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक नेगोशिएशन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोग कॉन्सेप्ट लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में ये क्वेश्चन एज इट इज फिगर टू फिगर क्वेश्चन आपका जस्ट इन टाइम का हमारी बुक से एज इट इज था। पेज नंबर 18.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 पर प्लेस कर दिया मैंने इसको न्यू सिलेबस, मतलब कि हमारी क्वेश्चन बैंक के अंदर, मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं यही कराता हूं न्यू सिलेबस के अंदर। ठीक है, देन इसके बाद में आता है आप लोगों का ये सिमुलेशन का क्वेश्चन है। आप लोगों का बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन सिमुलेशन का, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं क्लास में एंड क्वेश्चन नंबर 7 अवेलेबल है ये हमारी क्वेश्चन बैंक में। देन इसके बाद में आता है क्वेश्चन आप लोगों का असाइनमेंट का, जो कि बहुत अगेन बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 को जाकर के रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके न्यू क्वेश्चन बैंक के अंदर वो वहां पर रेफर हो जाएगा। ठीक है, देन नेटवर्क का क्वेश्चन आता है। नेटवर्क का एक क्वेश्चन जरूर मैं कहूंगा कि ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था। बाकी कॉन्सेप्चुअल की बात करा जाए तो इजीली अटेम्प्टेबल था, बट थोड़ा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 एंड न्यू क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 29। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 पेज 6.42 मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आया, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बैंक निकाले हैं उसमें 2 अलग अलग मॉड्यूल कर दिए। मॉड्यूल 1 जो कि केवल कॉस्टिंग पार्ट के लिए, मॉड्यूल 2 जो कि आपके ऑपरेशनल रिसर्च क्यूटी पार्ट के लिए। देन उसके बाद में एक लीनियर प्रोग्रामिंग का एक बेसिक क्वेश्चन आया। अगेन कहूंगा मेरी बुक में ये क्वेश्चन नहीं था, बट ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इक्वेशन फ्रेमिंग को लेकर के है, आप इजीली बना सकते हैं। देन ये सारे थ्योरी क्वेश्चन, इसमें से आपको दिख रहा होगा NA 2 क्वेश्चन, दैट मींस आपका क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर D, ये 2 क्वेश्चन हमारी थ्योरी बुक में नहीं थे, बाकी के 3 क्वेश्चन हमारी बुक में थे। तो ऐसे करके आपको मोर देन 90% पेपर हमारी बुक से एज इट इज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपका अच्छा रहा होगा। सर आपका व्यू क्या है इस पेपर को लेकर के? तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल भी टफ नहीं था। आप लोगों के लिए बिल्कुल पास्ट के जितने पेपर्स थे उसी के ऊपर बेस्ड इंस्टीट्यूट ने, जो कंटेंट इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हुए हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, जैसा कि हम हमारी बुक में करते हैं स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन 2008 से सभी आगे के क्वेश्चंस हम लोग हमारी क्लास में किया करते हैं। तो उन सब में से आप देख पा रहे हैं कि ये सारे पेज नंबर जो मैंने मेंशन किए तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन उसमें से ही आए हैं। तो अगर उसमें से आए हैं दैट मींस बड़ा सिंपल है कि इंस्टीट्यूट ने पास्ट के ही कंटेंट को कवर किया है। हार्डली 5% 10% क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि कोई इंस्टीट्यूट ने नए ऐड किए हो या कोई नई ट्रिक ऐड की हो। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पेपर था। आपको ये कह सकता हूं लेंदी जरूर, डेफिनेटली कॉस्टिंग का पेपर हमेशा लेंदी रहता है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन पेपर वॉज बिलो एवरेज, या मैं यूं कहूं कि आपका एवरेज पेपर था। आप एक आसान, अगर स्टूडेंट से बात किया जाए तो डेफिनेटली वो यही कहेंगे कि सर पेपर वॉज इजीली मैनेजेबल। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का, और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा आपका ये पेपर कैसा रहा और एमसीक्यूज में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट,
बाय बाय। और अगर आप अगर हमारी बुक परचेज करना चाहते हो या मतलब आपका कोई जूनियर अगर बुक परचेज करना चाहता हो तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, विच इज lpacacma.com। लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के इनिशियल है LPA, CA जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है, CMA जो कि अपना कोर्स है। तो lpacacma.com वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस इज CACMA आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ एंड विश यू वेरी 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 गुड लक for the results. Okay guys, bye bye.